नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे कि बिहार में आई हुई विद्युत विभाग में भर्ती और पंजाब में इसी तरह वैकेंसी आ चुकी है और महाराष्ट्र में भी वैकेंसी चल रही है और यूपी मेट्रो में वैकेंसी आ चुकी है। इन सारी भर्तियों के लिए आप इलेक्ट्रीशियन की ये क्लास देख सकते हैं। यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न है, दो लैंप 230 वोल्ट की सीरीज में 230 वोल्ट 100 वाट और 230 वोल्ट 25 वाट से जुड़ा हुआ है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें सिंपल सा है, अगर सीरीज में जुड़ा है तो आपका कम वाट वाला लैंप ज़्यादा प्रकाशित होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए 25 वाट वाला लैंप ज़्यादा चमकीला होगा। यानी सीरीज में जो है करंट समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, ये आप ज़रूर याद रखें। चलिए, यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर आपको निकालना ही है तो निकाल सकते हैं। ये फार्मूले पर रख देंगे मान, जैसे कि R बराबर V² फार्मूला होता है, दोनों का मान रख के जैसे कि इस प्रकार निकाल सकते हैं। और ऊष्मा का जो फार्मूला होता है H बराबर I²RT होता है। चलिए, यहाँ पर फिर से एक बार जानकारी आपको देते हैं। परिपथ में दोनों लैंप सीरीज क्रम में जुड़े होने के कारण उसमें समान धारा प्रवाहित होगी, अतः जिस लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा वह लैंप अधिक चमकीला होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? सही उत्तर सहनशीलता कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है। 2800 ओम रजिस्टर को कैसे व्यक्त किया जा सकता है? चलिए, सिंपल सा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2.8 किलो ओम इस प्रकार आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी आप 2 लिखेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 8 लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर गुणे 10 की घाते 3 लिख देंगे। इस प्रकार आपका, अगर इसके 3 को हटाएंगे तो आपका किलो लग जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि नारंगी, लाल, भूरा और स्वर्ण रंगी बैंडों वाले कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध मूल्य क्या होता है, आपको बताना है। जैसे कि नारंगी का आपका 3 होता है, लाल का 2 होता है, भूरा का 1 होता है। यानी 3 2, तीसरा स्टेप होता है आपका गुणा, जो कि भूरा का 1 होता है तो 1 लिखेंगे। और स्वर्ण का +-5% होता है सहनशीलता। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 320 +-5%। अगला प्रश्न, संधारित्र निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं? संधारित्र आपका यानी कैपेसिटर आपका डीसी को ब्लॉक करता है और एसी धारा को प्रवाहित होने देता है। चलिए और जानकारी आपको बताते हैं। जैसे कि कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को प्रवाहित होने देता है। इसी कारण से इसका उपयोग फिल्टर परिपथ में किया जाता है, ताकि यह डीसी को रोक सके और एसी को पास कर सके, जिससे शुद्ध एसी प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न, कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम होता है? सही उत्तर इलास्टेंस होता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं। जैसे कि धारिता या कैपेसिटेंस का व्युत्क्रम इलास्टेंस होता है। इलास्टेंस का वैद्युतिक कार्यों में ज़्यादातर उपयोग नहीं किया जाता है, परंतु माइक्रो आवृत्ति में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, संधारित्र यानी कैपेसिटरों को कभी भी किस में कूटबंद नहीं किया जाता है? सही उत्तर आपका किलो ओम में कभी भी कूटबंद नहीं करते हैं। जैसे कि नैनो फायरेड, माइक्रो फायरेड, फायरेड और पिको फायरेड में इसको रखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कैपेसिटर यानी संधारित्र की इकाई फैराड है। चार्ज की इकाई आपको बताना है। चार्ज की यानी इसकी इकाई जो होती है कूलाम होती है। वाट शक्ति की इकाई होती है। वोल्ट वोल्टेज की इकाई होती है, यानी विभवांतर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूरी की जो इकाई, दूरी का मात्रक जो होता है मीटर, जो कि आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? सही उत्तर कैपेसिटर, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि एक कैपेसिटर में दो चालकों अथवा पट्टियों के बीच विद्युत ऊर्जा को एक स्थिर वैद्युत क्षेत्र के रूप में संग्रहित किया जाता है, संधारित्र आवेश को संग्रहण करता है। अगला प्रश्न, चीनी मिट्टी एक डैश डैश है। चीनी मिट्टी जो है आपकी इंसुलेटर होती है, यानी विसंवाहक होती है। विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर से धारा का प्रवाह नहीं होता है, और इंसुलेटर का यानी विद्युत रोधन का प्रयोग विद्युत सुरक्षा उपकरण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न में से किसका प्रयोग केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है? सही उत्तर आपका आर्मरिंग यानी कवचित तार होता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवचित तार यानी आर्मर का प्रयोग किया जाता है। केबल में कोर को आपस में विद्युत रोधित करने के लिए पेपर, जूट आदि का प्रयोग किया जाता है। केबल को आर्द्रता से बचाने के लिए लेड शीट का प्रयोग किया जाता है, ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, घरेलू उपकरण में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तापन तत्व के लिए आप सिंपल सा है नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि घरेलू उपकरण में तापन तत्व के लिए नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है। तापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले निम्न गुण होने चाहिए, जैसे कि तापन तत्व का रजिस्टिविटी हाई होना चाहिए, और तापन तत्व का मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका भी हाई होना चाहिए। तापन तत्व का प्रतिरोध ताप गुणांक लो होना चाहिए, ये आप जरूर याद रखें। जैसे कि तापन तत्व आवश्यक तापमान पर ऑक्सीकृत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न, केबल के जोड़ों के लिए पकड़ यानी लक्स किस सामग्री के बने होते हैं? सही उत्तर एल्युमिनियम और तांबा के बने होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि केबल के जोड़ों के लिए पकड़ अर्थात लक्स एल्युमिनियम और तांबा से बना होता है। केबल के तारों को किसी टर्मिनल पर कस देने से बना जोड़ ढीला हो जाता है, जिस पर स्पार्क होने लगता है, जिससे जोड़ व टर्मिनल नष्ट हो जाते हैं। अतः केबल के क्रोड के सिरों पर विभिन्न माप की टर्मिनल व्यवस्था टाँका, वेल्डन या दाब से स्थापित की जाती है, जिसे लग कहते हैं। यह तांबा या एल्युमिनियम का बना होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्मृति यानी मेमोरी इफेक्ट मुख्यतः किस बैटरी में देखा जाता है? सही उत्तर निकल कैडमियम बैटरी, ये इसका राइट आंसर है। स्मृति प्रभाव या मेमोरी इफेक्ट प्रभाव निकल कैडमियम बैटरी में उत्पन्न होती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, लेड एसिड बैटरी में सामान्य दोष होता है? सही उत्तर गंधक, ये इसका राइट आंसर है। जैसे कि लेड एसिड बैटरी में गंधकन अर्थात सल्फेशन का दोष होता है। यदि सेल एक सतह में अधिक समय तक सप्रयोगिक अवस्था में पड़ा रहे तो प्लेटों को लेड सल्फेट कड़ा हो जाता है और सेल चार्जिंग में कठिनाई आती है, इसे सल्फेशन दोष कहा जाता है। अगला प्रश्न, बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन करने पर क्या होगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर बैटरी में गैस उत्पन्न होने लगती है, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है, धनात्मक प्लेटों का संचारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है, जिससे प्लेटें कमज़ोर पड़ जाती हैं। ये आपके सारे इसका सही उत्तर हैं, मतलब सही सभी हैं। जैसे कि बैटरी की आवश्यकता से अधिक आवेशन यानी चार्ज करने पर निम्न कारक प्रमुख हैं, जैसे कि बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि हो जाती है, बैटरी में गैस उत्पन्न होने लगती है, धनात्मक प्लेटों का संचारण हो जाता है और लेड पेरोक्साइड बन जाता है, जिससे प्लेटें कमज़ोर पड़ती हैं। अगला प्रश्न, ठंडी के मौसम में हिमीकरण रोकने के लिए लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व किससे ज़्यादा रखना चाहिए? सही उत्तर 1.225 से ज़्यादा रखना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि ठंडी के मौसम में हिमीकरण को रोकने के लिए लेड एसिड सेल के इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व 1.225 से ज़्यादा रखना चाहिए। साथ ही ज्ञात रहे अधिकतम विशिष्ट घनत्व 1.250 होता है। बैटरी की आर्द्रता हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन बैटरियों के प्रबंधन के दौरान बरती जाने वाली सावधानी को इंगित नहीं कर रहा है? सही उत्तर
हमेशा समय समय पर स्नेहक तेल देते रहें, ये आपका नहीं है। जैसे कि और जानकारी देखते हैं, जैसे कि कभी भी दोनों टर्मिनलों को एक वस्तु के साथ संपर्क में ना आने दे, ये बिल्कुल सही है आपका। और बैटरियों को धातु के संपर्क से बचाएं, उसके संपर्क में ना आए। और सुरक्षा उपकरण पहने, ये भी आपका सही है, जबकि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक हानि है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से आग के खतरे की संभावना होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देखते हैं, यहाँ पर पूरी व्याख्या के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जैसे कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर उच्च वोल्टता के लिए प्रायः 6.6 किलो वोल्ट से लेकर 130 किलो वोल्ट तथा 130 वोल्ट तक तथा 132 किलो वोल्ट से 400 किलो वोल्ट तक की वोल्टता पर 7500 किलो वोल्ट एम्पियर से अधिक वियोजन क्षमता यानी ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए किया जाता है। जैसे कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में निम्नलिखित कमियां होती हैं। चलिए वो कमियां देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताते हैं, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से आग के खतरे की संभावना होती है, बिल्कुल, जो कि इसके लिए वायु संपीड़क की आवश्यकता होती है। रीस्ट्राइकिंग वोल्टता की संभावना अधिक है। करंट चॉपिंग अधिक होने के कारण अति वोल्टता की संभावना रहती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से चिन्ह क्या दर्शाता है। यहाँ आपका चिन्ह जो है कार्टिज फ्यूज का है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि देख सकते हैं आप, अग्निशामक का प्रयोग करते समय प्रचालन निष्पादन का सही क्रम कौन सा है। पास होता है इसका, जैसे कि आप याद कर सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से इस प्रकार। जैसे कि पी का मतलब पुल होता है, ए का मतलब एम होता है, और इसका मतलब स्क्वीज होता है, और इसका मतलब स्वीज होता है। ये अभी सेल में एग्ज़ाम में हाल ही में जो 10 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था बर्नपुर का, उसमें पूछा गया था, बिल्कुल यही सवाल था। जैसे कि अग्निशामक का प्रयोग करते समय प्रचालन निष्पादन का सही क्रम पुल एम स्क्वीज स्वीज होता है। यह प्रक्रिया उच्च क्रियान्वयन पर आधारित है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि ए सीरीज की आग बुझाने के लिए सामान्य रूप से डेड डैश का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि झाग टाइप के अग्निशामक। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैसे कि ए सीरीज की आग बुझाने के लिए विकल्पों में फोम प्रकार के अग्निशामक प्रयोग में लेते हैं। ज्ञात रहें, इस प्रकार सिलेंडर की पट्टी क्रीम होती है। साथ ही यदि घरेलू कार्य की आग है तो प्रायः इसे न प्रयोग में लें ही बेहतर है, यानी इसको प्रयोग में ना लें। चलिए अगला प्रश्न, वर्ग ए एक्सट्रूसर की क्या भूमिका है। राइट आंसर, लकड़ी ऊर्जा पर इस्तेमाल किया जाता है। वर्ग ए में लकड़ी कंडा से लगने वाली आग होती है, वही होती है, इसे आप जल से भी बुझा सकते हो, यानी ठोस में लगने वाली आग होती है। अगला प्रश्न, पानी के एक्सट्रूसर के बारे में कौन सा बयान गलत है। यहाँ पानी के बारे में आपको बताना है, इसमें से कौन सा गलत है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इसका सही उत्तर, अग्नि त्रिकोण को ऑक्सीजन तत्व लेकर आग को बुझाता है। दोस्तों ये आपका गलत है, ये तो आपका स्मूथरिंग होता है, जो ऑक्सीजन को कट कर देता है और आग बुझ जाती है। पानी जो कट करता है तो उसमें तापन यानी कूलिंग होती है। और जो आपका यहाँ पर ईंधन जो कम करता है, यहाँ पर आपका जो होता है वो, जैसा कि यहाँ पर वर्ग ए आग यानी दहन धातु के लिए प्रयुक्त है। वर्ग जैसे कि बी जो है, बी और सी आग ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे गैसों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अग्नि त्रिकोण का ताप तत्व लेकर आग बुझाता है, ये आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए पूरी जानकारी फिर से एक बार बताते हैं। जैसा कि अग्नि प्रज्वलन को तीनों में से किसी एक का कारक अनुपस्थित ही रोक सकता है, यानी तीनों चीज़ में से एक चीज़ आप रोक देंगे तो आपकी आग बुझ जाएगी, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर एक समांतर प्लेट संधारित्र यानी कैपेसिटर को पहले आवेशित किया जाता है, पश्चात एक परावैद्युत प्लेट संधारित्र यानी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच रख दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपवर्तित रहती है। सही उत्तर आपका, जो कि ऊर्जा अपवर्तित रहेगी, ये इसका सही उत्तर है।
जैसे कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को पहले आवेशित किया जाता है, बाद में एक परावैद्युत प्लेट संधारित्र प्लेटों के बीच रख दी जाती है, तो आवेश धारिता एवं विभव परिवर्तित होता है, लेकिन ऊर्जा अपवर्तित रहती है। अगला प्रश्न, 2 फैरेड और 3 फैरेड धारिता के दो कैपेसिटर को श्रेणी में जोड़ा जा गया है, तो 1 फैरेड के तीसरे कैपेसिटर को यानी संधारित्र को उनके समांतर में जोड़ा गया, तो परिणामी धारिता क्या होगी। सिंपल सा है, आप इसे देख सकते हैं, 2 और 3 को आप सीरीज में जोड़ लेंगे। सीरीज में जोड़ेंगे जैसे कि यहाँ पर सीरीज में 1/2 और 1/3 इस प्रकार जोड़ सकते हैं, और उसके बाद फिर इसके बाद इसका मान जो आए इसको हल करके फिर तीसरे के साथ उसे समांतर में इस प्रकार जोड़ देंगे। हल करेंगे तो आपका उत्तर 11/5 माइक्रोफैरेड आ जाएगा, जो कि आप इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हल दिया भी गया है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, परिपथ का शक्ति गुणांक परिपथ में किसको सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। सही उत्तर आपका है कैपेसिटर, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि परिपथ का शक्ति गुणांक संधारित्र को सम्मिलित करने पर उन्नत किया जा सकता है। किसी परिपथ में कैपेसिटर लगाने से परिपथ का शक्ति गुणांक इम्प्रूव हो जाता है, जैसे कि पावर फैक्टर आपका होता है R/Z, जो कि। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कैपेसिटर के प्रकारों में से किस प्रकार का उच्चतम धारिता मान उपलब्ध कर सकता है। सही उत्तर सिरेमिक। जैसा कि इसकी व्याख्या देखते हैं, सिरेमिक संधारित्र उच्चतम धारिता का मान उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि सिरेमिक संधारित्र परावैद्युत स्थिरांक का मान अधिक होता है। चलिए फार्मूला देख सकते हैं आप, C = ε0 × A/D होता है। अगला प्रश्न, एक समान हीटर का एलिमेंट आमतौर पर डेड डैश का बना होता है। सही उत्तर आपका जो कि वृत्ताकार होता है। चलिए, जैसे कि हीटर का एलिमेंट एक वृत्ताकार स्प्रिंग होती है जो कि नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत की विशिष्ट ऊष्मा के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। सही उत्तर थॉमसन प्रभाव। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थॉमसन प्रभाव की। जैसे कि यदि किसी द्रव या गैस को किसी वाल्व या छिद्र प्लग से होकर गुजारा जाता है और बाहर से इंसुलेट करके इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होने दिया जाता है, तो उस तरल का ताप बदल जाता है, जिसे ऊष्मा गति का थॉमसन प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न, ताप स्थायी थर्मोस्टेट डेड डैश के लिए प्रयुक्त एक युक्ति है। सही उत्तर तापमान का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसकी व्याख्या जो है, ताप स्थायी यानी थर्मोस्टेट तापमान का पता लगाने तथा उसे नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यह ठोस पदार्थों के थर्मल विस्तार के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रिक आयरन में थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित करने के लिए डेड डैश का इस्तेमाल किया जाता है। सही उत्तर बायोमेटालिक स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बायोमेटालिक स्ट्रिप जो होती है, यह एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है। इसमें 2 धात्विक पत्तियां होती हैं। यह गर्म होने पर फैलती है। जब तापमान एक नियत मान से ऊपर हो जाता है तो इसका विस्तार के कारण सप्लाई कट जाती है एवं यह ठंडी होने पर सिकुड़ती है। इसके एक नियत मान के तापमान से कम तापमान पर यह पत्तियां सिकुड़ती हैं एवं सप्लाई पुनः ऑन हो जाती है। इस प्रकार ये कार्य करती है। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रिक प्रेस में माइका किस लिए प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर एक इंसुलेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। माइका एक विद्युत का अच्छा इंसुलेटर होता है और जो उच्च ताप पर कार्य कर सकता है। यह प्रेस की बॉडी को फिलामेंट से अलग करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है जबकि PA यानी आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति है। जैसे कि इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जो कि आपकी आभासी शक्ति बराबर यहाँ पर वास्तविक शक्ति प्लस आपका प्रतिघाती शक्ति, इसका अंडर रूट होगा, इसका वर्ग का अंडर रूट, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि एक प्रतिरोध में AC प्रवाहित की जाती है, तो कौन सी वैद्युतिक शक्ति ऊष्मा को परिवर्तित
ऊष्मा में परिवर्तित होती है। सही उत्तर वास्तविक शक्ति। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक प्रतिरोधक में से एसी प्रवाहित की जाती है तो वास्तविक शक्ति ऊष्मा में परिवर्तित होती है। एसी परिपथ में शक्ति व्यय केवल वोल्टेज तथा धारा के गुणनफल पर ही निर्भर करता है। जैसे कि वास्तविक शक्ति बराबर वोल्टेज यानी वी आई कास फाई यानी वोल्टेज धारा गुणे कास फाई को एसी में परिपथ में वास्तविक शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, घरेलू बिजली आपूर्ति में प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति कितनी होती है? सभी को पता होगा जो कि 50 हर्ट्ज होती है। चलिए कुछ व्याख्या देख लेते हैं। जो कि भारत में संचरण हो या वितरण या सर्विस मेंस या घरेलू आपूर्ति हर जगह एसी की सप्लाई जो है आवृत्ति जो है इसकी 50 हर्ट्ज होती है। जैसे कि एफ बराबर आपका होता है 1/T, जो कि यहाँ पर टी जो है आवर्तकाल को दर्शाता है यानी टाइम को। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V यानी आवेश को प्रथम बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान होगा। जैसा कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा W बराबर QV, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं दो बिंदु के बीच विभवांतर और आवेश को प्रथम बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान QV होता है, यानी कार्य बराबर आवेश गुणे विभवांतर होता है। और यहाँ पर आवेश निकालना चाहें तो आवेश बराबर धारिता गुणे विभवांतर होता है, जो कि आप समझ सकते हैं। फार्मूला आप इसको जरूर याद रखें, Q बराबर CV या W बराबर QV फार्मूला होता है। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्नलिखित धातु का बना होता है? सही उत्तर टंगस्टन। अगला प्रश्न, 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए सही टिन तांबे से तार का आकार डैश होगा। सही उत्तर 35 SWG यानी 35 स्टैंडर्ड वायर गेज होगा। चलिए देख लेते हैं जो कि 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए सही टिन तांबे के तार का आकार 35 SWG होगा। इसमें तार का व्यास नापा जाता है। अंकों में जितना बड़ा गेज उतना ही पतला होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर विद्युत स्थापन पर ध्रुवता परीक्षण यानी पोलरिटी टेस्ट करते समय क्रियाओं का पालन किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि बल्ब निकाल देना, जोड़ों में फ्यूज लगा देना, पंखों के नियंत्रक आप स्थिति में रखना। चलिए एक बार फिर से आपको बताते हैं जो कि विद्युत स्थापन पर ध्रुवता यानी पोलरिटी टेस्ट करते समय बल्ब निकाल देना, जोड़ों में फ्यूज लगा देना और पंखों के नियंत्रक आप स्थिति में रखना क्रियाओं का पालन किया जाता है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से एवं परिपथ वोल्टता क्रम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है। अगला प्रश्न, घरेलू वायरिंग के लिए धारावाहक चालकों का इंसुलेशन किया जाता है। सही उत्तर आघातों से बचाव के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जैसे कि यदि मुख्य वितरण बोर्ड पर 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही है और भूसंपर्कन के लिए बस बार भी लगा हो, तब 230 वोल्ट रेटिंग के लैंप और पंखे में क्या होगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें वोल्ट रेटिंग के पंखों और लैंप को चलाया जा सकता है, लेकिन यह आईई नियमों के अनुसार नहीं है, यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार नहीं है। चलिए फिर से आपको बताते हैं, यदि मुख्य वितरण बोर्ड 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही है तो भूसंपर्कन यानी अर्थिंग के लिए बस बार भी लगा हो, तब 230 वोल्ट के लैंप और पंखा में वोल्ट रेटिंग के पंखों और लैंपों को चलाया जा सकता है, लेकिन यह आईई नियमों के अनुसार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि एन टाइप अर्धचालक को तैयार करने के लिए डोपिंग हेतु उपयोग किए जाने वाला पदार्थ है। सही उत्तर आर्सेनिक। चलिए आर्सेनिक है। जैसा कि व्याख्या देखते हैं इसकी, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए 5 संयोजकता वाले पदार्थ की डोपिंग की जाती है। आर्सेनिक, एंटीमनी आदि पदार्थों में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः जब इन पदार्थों को सिलिकॉन जर्मेनियम के साथ मिलाया जाता है तो इनमें अत्यधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद हो जाते हैं। अतः इसमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी तथा होल्स माइनॉरिटी कैरियर के रूप में होते हैं। अगला प्रश्न,
जेनर डायोड में उत्क्रम भंजन प्रक्रिया को डेड डैश कहते हैं। सही उत्तर एवलांच प्रभाव कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो कि जेनर डायोड में उत्क्रम भंजन की क्रिया को एवलांच प्रभाव कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि बैंड पास फिल्टर वह है जो सही उत्तर जो कि दो आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत भेजता है। चलिए इसकी व्याख्या जो है, जैसे कि बैंड पास फिल्टर वह है जो दो आवृत्ति सीमाओं के बीच संकेत भेजता है। यदि दो आवृत्ति F1 व F2 हो तो F1 से कम तथा F2 से ज़्यादा होने पर वह बैंड में से जाने नहीं देता है, अर्थात यह निश्चित आवृत्ति के बीच ही कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि एक आदर्श डायोड में होता है। एक आदर्श डायोड में क्या होता है आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ना धारा नियंत्रित ना वोल्टता नियंत्रित प्रतिरोध होता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक आदर्श डायोड में ना धारा नियंत्रित ना वोल्टता नियंत्रित प्रतिरोध होता है। आदर्श डायोड अग्र बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करता है तथा बस पश्च बायस में ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि दिष्ट धारा यानी डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया डेड डैश द्वारा निर्मित होती है। सही उत्तर आर्मेचर में धारा भरण, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए व्याख्या आपको बताते हैं, जो कि दिष्ट धारा जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर में धारा भरण द्वारा निर्मित होती है। आर्मेचर प्रतिक्रिया से तात्पर्य है आर्मेचर द्वारा मेन फ्लक्स पर डाला गया प्रकार आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाती है। इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप वोल्टता में कमी आती है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि आर्मेचर प्रतिक्रिया में डेड डैश के लिए ब्रशों को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। सही उत्तर आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए रखा जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया में आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए ब्रशों को बिल्कुल चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष पर रखा जाता है। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण वोल्टेज में कमी हो जाती है। अगला प्रश्न, आर्मेचर करंट में वृद्धि होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया घटती है। सही उत्तर नहीं घटती है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, डीसी जनरेटर में आर्मेचर करंट में वृद्धि होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ती है तथा आर्मेचर करंट में कमी होने पर आर्मेचर प्रतिक्रिया घटती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल अभिवाह में कमी यानी टोटल फ्लक्स रिडक्शन के प्रभाव को क्या कहा जाता है। सही उत्तर यहाँ पर विचंबुकन प्रभाव यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पोल संतृप्तता के बाद आर्मेचर प्रतिक्रिया द्वारा कुल अभिवाह में कमी के प्रभाव को विचुंबकन प्रभाव कहते हैं। इसके निवारण हेतु ज्यामितीय उदासीन कक्ष को चुंबकीय उदासीन अक्ष की तरह शिफ्ट कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, डीसी मशीनों में कंपनसेशन वाइंडिंग का उद्देश्य किसे न्यूट्रलाइज करना होता है। सही उत्तर पोल फेज के अंतर आर्मेचर प्रतिक्रिया। चलिए इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। डीसी मशीनों में कंपनसेशन वाइंडिंग का उद्देश्य पोल कन्फॉर्मेशंस अंतर्गत आर्मेचर प्रतिक्रिया को न्यूट्रलाइज करना होता है। हम जानते हैं कि आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि जब एक स्टेप इनपुट एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर को दिया जाता है तो आउटपुट होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक रैंप, ये इसका सही उत्तर है। चलिए पूरी व्याख्या समझते हैं आप यहाँ पर। जैसे कि किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के निर्विष्ट में स्टेप अथवा वर्गाकार तरंग प्रदान किया जाता है, तो इस स्टेप फंक्शन का समाकलन यानी इंटीग्रेशन करने पर निर्गत आउटपुट रैंप फंक्शन प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि किसी डीसी जनरेटर में इंटर पोल फील्ड कॉइल डेड डैश से जुड़ी होती है। सही उत्तर आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ी होती हैं। चलिए जैसा कि व्याख्या देखते हैं। किसी डीसी जनरेटर में इंटरपोल फील्ड कॉइल आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज क्रम में जुड़ी होती हैं। इंटरपोल की वाइंडिंग मोटे तार एवं मुख्य पोल की तुलना में कम टर्न वाली होती हैं।
यह कम्यूटेशन के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल को उदासीन यानी न्यूट्रलाइज करता है, जिससे स्पार्किंग की मात्रा बहुत घट जाती है और मशीन की जो दक्षता होती है 25 से लेकर 30 तक बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, दाब कर्षण प्रवर्धक डेड डैश है। सही उत्तर आपका है सम हार्मोनिक्स को कम करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसे कि दाब कर्षण प्रवर्धक सम हार्मोनिक को कम करता है। सम हार्मोनिक आपके जो होते हैं 2, 4, 6, 8 यानी जो सम संख्याएं होती है। विषम हार्मोनिक के लिए आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सी डीसी मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है? सही उत्तर शंट मोटर। जैसा कि डीसी शंट मोटर की गति आर्मेचर धारा पर निर्भर नहीं करती है। डीसी शंट मोटर की गति विभिन्न भारों पर स्थिर गति पर प्रचालित होती है। अगला प्रश्न, एक डीसी शंट मोटर की टार्क और आर्मेचर करंट की विशेषता क्या है? सही उत्तर रैखिक होती है, ये इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि व्याख्या देखते हैं हम, जो कि व्याख्या इस प्रकार है, यहाँ पर आपको बता देते हैं। डीसी शंट मोटर में टार्क और आर्मेचर करंट रैखिक होते हैं, क्योंकि शंट मोटर में फ्लक्स नियत होता है, जो कि टी प्रोपोर्शनल फ्लक्स इनटू धारा होती है। जैसा कि यहाँ पर डीसी शंट मोटर के लिए शंट फील्ड सदैव स्थिर रहता है, जो कि फ्लक्स नियत रहता है। चलिए, और यहाँ पर आपका जो एक रैखिक संबंध प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, डीसी शंट मोटर के लिए यदि आर्मेचर प्रतिक्रिया उच्छेपित है तो बलाघूर्ण प्रति आर्मेचर धारा विशेषताएं डेड डैश होगी। सही उत्तर मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा इसका राइट आंसर होगा। चलिए, डीसी शंट मोटर के लिए बलाघूर्ण आर्मेचर द्वारा अभिलक्षण आर्मेचर प्रतिक्रिया को नगण्य मानने पर अभिलक्षण मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न, जैसे कि चाल टार्क रेखा की बनाम बलाघूर्ण को निरूपित करती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये आपका शंट मोटर राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं, शंट मोटर की चाल बढ़ने पर कम होती है। चाल भार बढ़ने पर, यानी भार बढ़ जाएगा तो आपकी चाल कम होती है, हल्की सी कम होती है। और यहाँ चित्र में प्रदर्शित है कि अभिलक्षण रेखा वाई शंट मोटर की चाल बनाम बलाघूर्ण को निरूपित करती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि एससीआर में होते हैं। सही उत्तर पीएन जंक्शन होते हैं, राइट आंसर है। एससीआर यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, जिसमें 3 जंक्शन तथा 4 लेयर वाली ठोस अवस्था युक्ति होती है, तथा इसके 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड एवं गेट होते हैं। चलिए, जैसा कि एससीआर का उपयोग एसी डीसी मोटर के गति के नियंत्रण में किया जाता है। इन्वर्टर के रूप में लॉजिक एवं डिजिटल परिपथों में टाइम डिले परिपथ में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूजेटी निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए उपयोग होता है? सही उत्तर शॉर्ट टूथ वेव जनरेशन राइट आंसर है। चलिए, देखते हैं यहाँ पर जो कि दिया गया है। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एक विशेष प्रकार की 3 टर्मिनल 2 लेयर युक्ति एक स्विचिंग युक्ति है। इसमें केवल एक पीएन जंक्शन वाला ट्रांजिस्टर होता है। यूजेटी के रूप में अनुप्रयोग अग्रलिखित होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम भी यानी सिंबल भी आप देख सकते हैं यूजेटी का। यहाँ पर जैसे कि सा टूथ व पल्स तरंग उत्पन्न करता है ये, और थायरिस्टर को ट्रिगर करने में सहायक होता है। फेज नियंत्रण में, स्विचिंग परिपथों में, नियंत्रित पावर सप्लाई में प्रयोग किया जाता है यूजेटी का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तीव्र यानी फास्टर स्विचिंग डिवाइस है? सही उत्तर मोसफेट। जैसा कि यहाँ पर व्याख्या के माध्यम से बात करते हैं, मोसफेट एक तीव्र गति स्विचिंग यंत्र है। इसका पूरा नाम जो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर परिवार में 2 प्रकार के होते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तथा मोसफेट, जो कि होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसे कि उच्च गति प्रत्यावर्ती में किस प्रकार का घूर्णक यानी रोटर प्रयुक्त होता है? सही उत्तर जो कि बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर होता है, राइट आंसर होगा।
जैसा कि उच्च गति प्रत्यावर्ती में बेलनाकार यानी नॉन सेलियंट पोल प्रकार का रोटर का प्रयोग किया जाता है। इसका समानता उपयोग तापीय या न्यूक्लियर शक्ति संयंत्रों में होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, दो प्रकार के रोटर सेलियंट पोल टाइप और स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप का उपयोग डैश डैश में किया जाता है। सही उत्तर अल्टरनेटर में इसका प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख लेते हैं, दो प्रकार के रोटर में सेलियंट पोल और स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप का उपयोग अल्टरनेटर में किया जाता है और अल्टरनेटर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अल्टरनेटर का प्रारंभिक कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है, किंतु यह कार्य बड़े प्रयोजन हेतु होता है, अतः इन्हें बड़े ऊर्जा संयंत्रों में प्रयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में शाफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और वाइंडिंग को कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा सेलियंट पोल टाइप रोटर, राइट आंसर होगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं जो कि दिया गया है सेलियंट पोल टाइप रोटर, इसमें शाफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और वाइंडिंग को कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। इसमें 6 से 40 तक के पोल होते हैं और इसकी जो गति होती है 125 से लेकर 1000 आरपीएम तक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रोटर में से किस में स्लॉट को इसकी उस परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग रखी हुई होती है? सही उत्तर बेलनाकार पोल प्रकार के रोटरों में, राइट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यह व्यास में छोटे और अच्छी लंबाई में बड़े होते हैं। इसमें स्लॉट को उसकी उस परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिसमें फील्ड वाइंडिंग रखी जाती है। यह उच्च घूर्णन गति वाले रोटर में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग टर्बो अल्टरनेटर हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि एक समुन्नत पोल प्रत्यावर्तक यानी सेलियंट पोल अल्टरनेटर को इसके डेड डैश व्यास और डेड डैश अच्छी लंबाई से पहचाना जाता है। सेलियंट पोल रोटर जो होता है अल्टरनेटर में, इसका जो व्यास होता है दीर्घ होता है और अच्छी लंबाई जो होती है वो छोटी होती है यानी लघु होती है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सेलियंट पोल अल्टरनेटर को इसके दीर्घ व्यास और लघु यानी शॉर्ट अच्छी लंबाई से पहचानते हैं। यह रोटर कम गति के लिए उपयोगी है। इसे हाइड्रो पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, चल लौह प्रकार के एमीटर में कुंडली में डेड डैश होता है। सही उत्तर मोटे तार और फेरों की संख्या कम होती है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी। जैसे कि चल लौह यानी मूविंग आयरन प्रकार के एमीटर कुंडली में मोटे तार और फेरों की संख्या कम होती है। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि चल लौह उपयंत्र एमीटर, वोल्टमीटर, डीसी तथा एसी दोनों ही विद्युत सप्लाई में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसा कि चल लौह प्रकार के उपयंत्रों में वायु घर्षण अवमंदन प्रणाली प्रयोग की जाती है। अगला पॉइंट है, इस यंत्र का पैमाना समरूप नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर आपको बताते हैं, यदि एक विद्युत मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो इसे डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर जनरेटर कहते हैं। चलिए पूरी व्याख्या फिर से देखते हैं। जो कि वह वैद्युत मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे जनरेटर कहा जाता है। यह फैराडे के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है और वह वैद्युत मशीन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है डीसी मोटर कहलाती है। यह फैराडे के बाएं हाथ के नियम पर आधारित यानी कार्य करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि डीसी जनरेटर में आधारित विशेषताएं, चुंबकीय विशेषताएं अथवा खुली परिपथ विशेषताओं को संदर्भित करने के लिए सही तरीके का चयन करना है। इसका सही उत्तर होगा E0/IF यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यदि ग्रुप DY11 ट्रांसफार्मर विपरीत दिशा में साधित घूर्णन में तो लो वोल्टेज रेटिंग हाई वोल्टेज का फेज शिफ्ट कोण क्या होगा?
सही उत्तर -180 डिग्री राइट आंसर है। सदिश ग्रुप यानी यदि सदिश ग्रुप डी वाई 11 ट्रांसफार्मर विपरीत दिशा में सदिश घूर्णन में लो वोल्टेज रेटिंग हाई वोल्टेज फेज का शिफ्ट कोण जो है -180 डिग्री होता है। चलिए, पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता डेड डैश पर निर्भर करती है। सही उत्तर पावर ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है यह आपकी 98% पर निर्भर करती है। पूरी व्याख्या के माध्यम से जानकारी देते हैं आपको, जैसे कि किसी भी अन्य विद्युतीय मशीन की तरह एक ट्रांसफार्मर की दक्षता को इनपुट पावर द्वारा विभाजित आउटपुट पावर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह दक्षता आउटपुट बटे इनपुट होती है। पावर ट्रांसफार्मर अधिक कुशल ट्रांसफार्मर है जिसकी दक्षता 95 से लेकर 98.5% के पूर्व लोड पर दक्षता होती है। अगला प्रश्न, 3 चरण ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन के मामले में चरण करंट मूल्य डेड डैश के बराबर होता है। सही उत्तर लाइन करंट राइट आंसर होगा। जैसा कि 3 फेज ट्रांसफार्मर स्टार कनेक्शन के मामले में लाइन करंट फेज करंट के बराबर होती है तथा डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट के √3 गुना के बराबर होता है। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामलों में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के डेड डैश के गुना के बराबर होता है। सही उत्तर 1 गुना के बराबर होता है। चलिए, ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के समान या 1 गुना होती है, जबकि धारा यानी लाइन धारा फेज धारा के √3 गुना होती है। अगला प्रश्न, 3 फेज ट्रांसफार्मर में डेल्टा स्टार संयोजन की स्थिति में प्राथमिक लाइन वोल्टता के सापेक्ष द्वितीयक लाइन वोल्टता डेड डैश है। सही उत्तर 30 डिग्री लैगिंग। चलिए, जैसा कि डेल्टा स्टार संयोजन में प्राइमरी को डेल्टा के साथ तथा सेकेंडरी को स्टार के साथ जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर वोल्टेज को स्टेप डाउन करने की आवश्यकता होती है। इस संयोजन में प्राइमरी और सेकेंडरी के फेज वोल्टेज बराबर नहीं होते हैं क्योंकि इनमें 30 डिग्री पर फेज डिफरेंस होता है, अर्थात प्राइमरी लाइन वोल्टता के सापेक्ष द्वितीयक लाइन में वोल्टता 30 डिग्री लैगिंग होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि इस प्रकार है, जैसे कि डीसी मोटर में गति नियंत्रण हेतु प्रयुक्त आर्मेचर डाइवर्टर विधि में जब आर्मेचर धारा को डाइवर्टर की सहायता से कम किया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स डेड डैश तथा मोटर की गति डेड डैश है। चल, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि बढ़ती है और फिर मोटर की गति घटती है, यानी चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तो मोटर की गति घटती है। चलिए, व्याख्या के माध्यम से आपको बताते हैं, जैसा कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण हेतु प्रयुक्त आर्मेचर डायवर्टर विधि में जब आर्मेचर धारा को डायवर्टर की सहायता से कम किया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तथा मोटर की गति घटती है। अगला प्रश्न, यदि डीसी मोटर में कम्यूटेटर की सतह खुरदुरी है, निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना सबसे अधिक है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन ब्रुशों पर चिंगारी उत्पन्न होगी, राइट आंसर है। जैसा कि जब किसी डीसी मोटर में कम्यूटेटर की सतह खुरदुरी हो जाती है तो कार्बन ब्रुशों पर चिंगारी उत्पन्न होने की संभावना सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया जो कि डीसी कंपाउंड मोटर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने हेतु डेड डैश होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने के लिए आपका जो होता है इसमें, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, शंट एवं सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों होते हैं। चलिए, व्याख्या देखते हैं, जैसा कि डीसी कंपाउंड मोटर में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने हेतु शंट एवं सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों होते हैं। अगला प्रश्न, 4 पोल 3 फेज की प्रेरण मोटर 50 हर्ट्ज पर 1440 आरपीएम पर चलती है तो विसर्पण गति ज्ञात कीजिए। यानी आपकी यहाँ पर विसर्पण गति ज्ञात करना है, यानी स्लिप। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, NS बराबर 120 F/P होता है। यहाँ पर आपका N कितना दिया गया, यानी आपका NS निकालना है। यहाँ पर एक आपकी आवृत्ति 50 दी गई है, पोलों की संख्या दी गई है, सॉल्व करेंगे तो आपकी NS गति निकल कर आ जाएगी। फिर आपको विसर्पण गति यानी स्लिप निकालने के लिए इससे इसको घटा देंगे, आपका यहाँ पर
60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि इंडक्शन मोटर में अतुल्यकालिक गति पर वास्तविक गति के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? सही उत्तर विचलन, फिसलन, स्लिप गति कहा जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। इंडक्शन मोटर की तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति के बीच के अंतर को विचलन, फिसलन, स्लिप कहा जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, स्थिर अवस्था में एक इंडक्शन मोटर स्लिप का प्रतिशत मान डैश है। सही उत्तर 100% होता है, राइट आंसर है। पूरी जानकारी देखते हैं। जैसे कि स्थिर अवस्था में एक इंडक्शन मोटर में स्लिप प्रतिशत का मान 100% है। मोटर की घूर्णी गति सदैव स्टेटर के चुंबकीय घूर्णी गति की दिशा में होती है, परंतु इसका मान स्टेटर की सिंक्रोनस गति से सदैव कम होता है, क्योंकि दोनों घूर्णी गति समान होने पर उनकी सापेक्ष गति शून्य हो जाएगी। फलतः न तो रोटर के चालकों में विद्युत वाहक बल पैदा होगा, न कि टार्क में पैदा होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, रोटर एक ऐसी गति से चलता है जो स्टेटर फील्ड की गति से हमेशा कम होती है। गति में अंतर मोटर के लोड पर निर्भर करता है और यह डैश अवधारणा को संदर्भित करता है। सही उत्तर स्लिप सही उत्तर है। जैसे कि रोटर एक ऐसी गति से चलता है जो स्टेटर फील्ड की गति से हमेशा कम होती है। गति में अंतर मोटर के लोड पर निर्भर करता है और यह स्लिप अवधारणा को संदर्भित करता है। इंडक्शन मोटर में टार्क उपलब्धता की दृष्टि से इसे स्वतः प्रेरित माना जाता है। अगला प्रश्न, 8 पोल इंडक्शन मोटर की स्टेटर में ईएमएफ की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और रोटर में ईएमएफ की आवृत्ति 1.5 हर्ट्ज है, तो सर्पण क्या होगी, यानी स्लिप क्या होगी? चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फार्मूला होता है रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका यहाँ पर उत्तर स्लिप आ जाएगी 0.03। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर देखते हैं आप, समानता अनुनाद आवृत्ति मीटर का पैमाना डैश होता है। सही उत्तर 45 से 55 हर्ट्ज के बीच होता है, सही उत्तर होगा, जैसा कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या कुछ देख लेते हैं। जैसे कि 50 हर्ट्ज इसकी अनुनाद आवृत्ति होगी, जिसकी उच्च आवृत्ति अनुनाद आवृत्ति से जितना अधिक होगी, उसी प्रकार निम्न आवृत्ति उतना ही अनुनाद आवृत्ति से कम होगी। अतः 50 हर्ट्ज आवृत्ति से दोनों आवृत्तियां 5 हर्ट्ज कम तथा अधिक हैं। अगला प्रश्न, वाट मीटर एक डैश होता है। सही उत्तर संकेतक यंत्र होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो कि वाट मीटर एक संकेतक यंत्र यानी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। वाट मीटर का प्रयोग शक्ति मापन के लिए किया जाता है। वाट मीटर सदैव एवरेज एक्टिव पावर को ही मापता है, जैसा कि P बराबर √3VI होता है। वाट मीटर में 2 कुंडलियाँ होती हैं, जो कि करंट कॉइल और दूसरा पोटेंशियल कॉइल होती है। जैसे कि करंट कॉइल का प्रतिरोध कम और पोटेंशियल कॉइल का प्रतिरोध ज़्यादा रखा जाता है। अगला प्रश्न, एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर ताप नियंत्रण में करते हैं। एक ताप उपकरण में थर्मोस्टेट का उपयोग ताप नियंत्रण में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, कैथोड किरण दोलनदर्शी यानी सीआरओ का हृदय डैश होता है। सही उत्तर जो कि ऑप्शन नंबर डी कैथोड किरण नालिका यानी सीआरटी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कैथोड किरण दोलनदर्शी यानी सीआरओ यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का हृदय जो है सीआरटी होता है। सीआरओ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिग्नल का दृश्य संकेतन देने में सक्षम होता है। अगला पॉइंट है, सीआरओ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एसी और डीसी दोनों पर ऑपरेट करा सकते हैं। अगला पॉइंट है, यह वोल्टता प्रचलित यानी वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस होती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि जेनर डायोड डैश के कारण अत्यधिक दोपित होता है। सही उत्तर न्यूनीकृत व्युत्क्रम भंजक वोल्टता इसका उत्तर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। जीनर डायोड पश्च अभिनति में कार्य करने वाला वोल्टता नियामक है। जीनर डायोड में न्यूनीकृत
व्युत्क्रम भंजक वोल्टता के कारण अत्यधिक डोपिंग होती है। अगला प्रश्न, जिनर डायोड मूलतः डेड डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर कांस्टेंट वोल्टेज रेफरेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जिनर डायोड रिवर्स बायस में मूलतः कांस्टेंट वोल्टेज रेफरेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा फॉरवर्ड बायस में साधारण डायोड की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, क्रिस्टल डायोड को डेड डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर पीएन संधि डायोड कहा जाता है, इसका उत्तर होगा। जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड को क्रिस्टल डायोड भी कहा जाता है। इसमें स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग दैर्ध्य 10⁻⁴ सेंटीमीटर या बराबर 1 माइक्रोमीटर के क्रम में होती है। अगला प्रश्न, एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड डेड डैश का इस्तेमाल करके बनाई जाती है। सही उत्तर गैलियम आर्सेनिक इसका उत्तर होगा। जैसा कि एलईडी गैलियम आर्सेनाइड का या गैलियम फास्फाइड नामक यौगिक से बनाई जाती है। यह मिश्रित अर्धचालक है, यद्यपि इनका मूल्य अधिक है परंतु चालकता अच्छी होती है। अगला प्रश्न, एक एलईडी डेड डैश अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करता है। सही उत्तर अग्रबायसित। एक एलईडी अग्रबायसित अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसमें बहुत कम वोल्टता खपत होती है। अगला प्रश्न, एलईडी से निकलने वाली रोशनी रंग डेड डैश पर निर्भर करती है। सही उत्तर प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के प्रकार इसका उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर एलईडी से निकलने वाली रोशनी रंग प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए प्रयुक्त अर्धचालक एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम फास्फोरस के उपयोग से लाल, ऑरेंज, पीला आदि एलईडी के चारों में बनाई जाती है, जैसा कि हरा, नीला, पीला व लाल। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि इस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें इस प्रकार, जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेड डैश पर घूर्णन करता है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि सिंक्रोनस स्पीड यानी तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः डेड डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग जो है हम करते हैं उसमें प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए पूरी व्याख्या के माध्यम से जानकारी देखते हैं जो कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग 1/3 धारा 1/3 को कम हो जाती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग 5 से 20 HP तक की इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ड्यूल स्टार्टर का प्रयोग 5 HP तक की मोटरों के लिए किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग 20 HP से अधिक की मोटरों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। जैसे कि 900 RPM पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 पोल 3 चरण इंडक्शन मोटर की तकरीबन दक्षता कितनी होती है। इसकी दक्षता निकालने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले NS निकालेंगे। NS निकालने के बाद फिर जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं दक्षता बराबर होता है यहाँ पर NR/NS गुणे 100। यहाँ पर मान रखेंगे तो आपकी 90% दक्षता आ जाएगी जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि एक आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डेड डैश होता है। सही उत्तर जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं अनंत ओपन लूप गेन लब्धि और यहाँ पर अनंत इनपुट प्रतिबाधा और शून्य आउटपुट प्रतिबाधा और अनंत बैंडविड्थ प्रतिबाधा होती है। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताते हैं। जैसे कि आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अनंत ओपन लूप गेन और अनंत इनपुट प्रतिबाधा, शून्य आउटपुट प्रतिबाधा, अनंत बैंडविड्थ, अनंत CMR आदि होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर हम देख लेते हैं। डेड डैश के प्रति यूनिट समय में आउटपुट वोल्टेज के अधिकतम परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
और इसे वोल्ट प्रति सेकंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर सी, स्लू दर इसका सही उत्तर होगा। स्लू दर को प्रति यूनिट समय में आउटपुट वोल्टेज के अधिकतम परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, नॉन साइनसोइडल तरंग के रूप में उत्पन्न करने वाले ऑसिलेटर डेड डैश कहलाते हैं। सही उत्तर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहलाते हैं। जैसा कि नॉन साइनसोइडल तरंग के रूप में उत्पन्न करने वाले ऑसिलेटर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहलाते हैं। उदाहरण के लिए यूजेटी सीमित ट्रिगर होते हैं। अगला प्रश्न, जैसे ही आगत विभव स्रोत पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है वैसे ही आदर्श स्रोत पर वाले उभयनिष्ठ उत्सर्जक एम्पलीफायर का संपूर्ण विभव लाभ डेड डैश है। सही उत्तर घटता है। यहाँ पर व्याख्या देख लेते हैं जो कि जैसे ही आगत विभव स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है वैसे ही आदर्श स्रोत वाले उभयनिष्ठ उत्सर्जक एम्पलीफायर का संपूर्ण विभव लगभग लाभ घटता है। उभयनिष्ठ विभव गेन को गामा से निरूपित करते हैं। इसका करंट गेन सर्वाधिक होता है तथा गामा का मान बीटा से 1 अधिक होता है। अगला प्रश्न, किसी उपकरण पर एक वोल्टता प्रयुक्त की जाती है और दोलनदर्शी धारा और वोल्टता के निम्न तरंग रूप दिखाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? सही उत्तर उपकरण में एक प्रेरक प्रतिरोध के साथ श्रेणी में है। इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि किसी उपकरण पर एक वोल्टता विभव में प्रयुक्त किया जाता है और दोलनदर्शी धारा और वोल्टता के निम्न तरंग दिखाता है, इसका यह निष्कर्ष निकालता है कि इस उपकरण में एक प्रेरक प्रतिरोध के साथ सीरीज में है। अगला प्रश्न, शक्ति गुणक यानी पावर फैक्टर को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः किया जाता है? सही उत्तर कैपेसिटर का करते हैं। इसका उत्तर होगा। जैसा कि यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, पावर फैक्टर बढ़ाने हेतु सामान्यतः कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। व्याख्या पूरी, जैसा कि कैपेसिटर बूस्टर द्वारा स्थैतिक कैपेसिटर को लाइन की सीरीज में संयोजित करके लाइन का प्रेरक प्रतिघात उदासीन किया जाता है। परिणाम स्वरूप पावर फैक्टर बढ़ जाता है यानी शक्ति गुणक बढ़ जाता है। वोल्टता नियमन भी श्रेष्ठ हो जाता है यानी बढ़ जाता है। शक्ति गुणक सुधारने हेतु निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि स्थैतिक संधारित्र यानी बायोस्टैटिक कैपेसिटर और तुल्यकालिक कैपेसिटर द्वारा उच्च गति गुणक वाली मोटरों के प्रयोग द्वारा किया जाता है। चलिए, यहाँ पर फार्मूला भी आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उत्साहित तुल्यकालिक मोटर के कारण घटित होगा? सही उत्तर मशीन एक अग्र शक्ति कारक धारा को खींचती है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, 1 वाटमीटर किससे बना होता है? सही उत्तर 2 कुंडलियों में से धारा कुंडली और एक संभावित कुंडली। यहाँ पर पूरी व्याख्या देख लेते हैं। वाटमीटर की जो है 2 कुंडलियों में से, जिसमें एक धारा कुंडली और दूसरी संभावित कुंडली होती है। धारा कुंडली सदैव सीरीज में तथा संभावित कुंडली सदैव समांतर में संयोजित करते हैं। वाटमीटर का प्रयोग शक्ति मापन में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी और डीसी दोनों में 1 वाटमीटर के रूप में कुशलता पूर्वक संचालित होता है? सही उत्तर शक्ति मापी उपकरण इसका उत्तर होगा। शक्ति मापी अर्थात वाटमीटर जो एक एसी तथा डीसी दोनों के रूप में कार्य करते हैं। डायनमोमीटर टाइप कहलाती है। ज्ञात रहे शक्ति की ही एसआई अर्थात सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट वाट होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यंत्र में 300 का पूर्ण मान विक्षेपण हो सकता है? सही उत्तर प्रेरण यानी इंडक्शन। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, इंडक्शन मीटर 300 डिग्री का पूर्ण विक्षेपण हो सकता है। इंडक्शन प्रकार का मीटर सदैव प्रत्यावर्तित धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साथ ही चल लौह प्रत्यावर्ती तथा दिश धारा दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, उच्च आवृत्ति पर पावर फैक्टर यानी शक्ति मापन हेतु निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर विद्युत चुम्बकीय वाटमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर होगा।
जैसा कि उच्च आवृत्ति पर शक्ति मापन हेतु विद्युत चुम्बकीय वाटमीटर का प्रयोग किया जाता है, जिसे पूर्णतः प्रत्यावर्तित मान के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न, डीसी परिपथ में शक्ति यानी पावर को किसके द्वारा मापा जाता है? सही उत्तर वाटमीटर है, इससे मापते हैं। डीसी परिपथ में शक्ति को वाटमीटर द्वारा मापा जाता है। यह खपत वास्तविक प्रकृति की होती है। डीसी परिपथ का पावर फैक्टर सदैव इकाई होता है, क्योंकि इसमें धारा तथा वोल्टता एक दूसरे के समान फेज में होते हैं। अगला प्रश्न, स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण कंट्रोल टॉर्क प्रदान करने के लिए किया जाता है? सही उत्तर डायनोमोमीटर टाइप मीटर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि डायनोमो टाइप मीटर में कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही मेगर, जिससे उच्च प्रतिरोध मापन में किया जाता है, उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में कॉइल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, नियॉन साइन नली के 12 mm व्यास में से प्रवाहित होने वाली धारा होती है। सही उत्तर 20 मिली एम्पियर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 10 वोल्ट 100 मिली एम्पियर अंकन के 25 बल्ब सीरीज क्रम में 250 वोल्ट स्रोत के आर पार संयोजित किए गए हैं। प्रत्येक बल्ब में से प्रवाहित होने वाली धारा होगी। सही उत्तर 0.1 एम्पियर होगी। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, यदि 100 वाट 250 वोल्ट अंकन के 2 बल्ब 250 वोल्ट स्रोत के सीरीज क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर दोनों मंद प्रकाश पैदा करेंगे, इसका उत्तर होगा। यदि 100 वाट 250 वोल्ट अंकन के 2 बल्बों को 250 वोल्ट स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाता है तो दोनों मंद प्रकाश देंगे। अगला प्रश्न, एक 250 वोल्टेज के बल्ब का गर्म प्रतिरोध 625 ओम है, तो उसका धारा अंकन कितने एम्पियर तथा वोल्टेज अंकन कितने वाट होगा? चलिए, वोल्टेज निकालने के लिए V बराबर IR, यहाँ पर पूरा मान रखने के लिए, यानी धारा आपकी निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर जो भी आएगी, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, धारा आपकी आएगी 0.4 एम्पियर। फिर इसके बाद आपको वाट यानी शक्ति निकालना है। फार्मूले पर मान रखेंगे, आपका 100 वाट आ जाएगा शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, एक प्रदीप्ति दीप यानी फ्लोरोसेंट लैंप जलता बुझता है तो दीप को क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी, दीप के तंतु फूंक जाएंगे, इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, भाप शक्ति संयंत्र में डेड डैश एक ऊष्मा विनियमित्र जिसमें ऊष्मा को डेड डैश में स्थानांतरित किया जाता है ताकि इसका तापमान बढ़ सके। सही उत्तर अतितापन संतृप्त भाप इसका उत्तर है। जैसे कि भाप शक्ति संयंत्र में अतितापन एक ऊष्मा विनियमित्र है और जिसमें ऊष्मा संतृप्ति भाप में स्थानांतरित किया जाता है ताकि इसका तापमान बढ़ सके। अगला प्रश्न, स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर पानी को भाप में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, भारत में अधिकांश बिजली उत्पन्न की जाती है। सही उत्तर ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न की जाती है। भारत में उत्पादित बिजली का बड़ा हिस्सा ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा किया जाता है। इसमें विद्युत उत्पादन के लिए कोयले, लिग्नाइट एवं बिटुमिनस का उपयोग मुख्यतः ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भाप संयंत्र में यांत्रिक प्रवाह एक वैध लाभ नहीं है? सही उत्तर चालन और रखरखाव की लागत कम होती है। जैसा कि भाप शक्ति संयंत्र में यांत्रिक क्षमता अधिक, चिमनी ऊंचाई कम तथा ईंधन खपत कम यांत्रिक प्रवाह का वैध लाभ है। अगला प्रश्न, ताप विद्युत संयंत्र में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जैसे कि कथन एक जो दिया गया है, भरण जल तापक समग्र दक्षता को कम करता है, यहाँ पर आपको बताना है। और दूसरा है आपका एक मितोपयोजित्र यानी इकोनोमाइजर में फ्लो गैसों की ऊष्मा का उपयोग भरण जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर केवल बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 20 यानी 20 दूसरा कथन सही है और जबकि पहला गलत है। चलिए,
ताप विद्युत संयंत्र में उच्च गति वाले टर्बो अल्टरनेटर का प्रयोग होता है, जो प्रायः सिलेंड्रिकल प्रकार के रोटर होते हैं, जिनकी अच्छी लंबाई जो है अधिक होती है तथा जिसमें पोलों की संख्या कम हो रखी जाती है तथा इसमें इकोनोमाइजर में फ्लो गैसों की ऊष्मा का उपयोग जल को गर्म करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि हम इसके बाद अगर आपका जो भी रिस्पॉन्स आता है उससे ही देखकर हम वीडियो बनाते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो वीडियो जल्दी बनाने का मन करता है। इसीलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करिए। लाइक करिए बिना जाना मत। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।